हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स एक्स एंड वाई का जो एग्ज़ाम हो गया 18 जुलाई को लास्ट डेट था, उसका रिजल्ट कब तक आ जाएगा और फेज़ 2 का एग्ज़ाम कब तक होगा। ठीक है, मतलब कब तक नहीं होगा, मतलब इस तरीके से हम लोग फेज़ 2 के बारे में बात कर लेंगे कि इसमें क्या क्या होती हैं, कैसे होती है, मतलब रिजल्ट आने के बाद कितना टाइम मिलता है। तो ये सभी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, और क्या मतलब फेज़ 2 की तैयारी कहाँ से करनी है, किन टॉपिक्स पे फोकस करना है। वैसे तो मैंने एक अपने सेकंड चैनल पे बताया था थोड़ी बहुत, बट यहाँ पे हम लोग एक्सप्लेन कर लेंगे इस चीज़ को अच्छे से। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि रिजल्ट डेट के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो एक्सपेक्टेड होंगी। रीज़न क्योंकि एक्सपेक्टेड कैसे बात करेंगे पहले ये बता रहा हूँ। पिछली बार जो एग्ज़ाम हुए थे और एग्ज़ाम हुए उसको थोड़ा सा एनालाइज करके हम लोग देख लेंगे कि रिजल्ट का डेट होगा वो क्या हो सकता है। ठीक है, और कंफर्म नहीं बताने का रीज़न, एयरफोर्स जो बोर्ड है, एयरमैन बोर्ड है, सीएसबी बोर्ड है, वो अपने किसी के अकॉर्डिंग नहीं चलती, वो अपने तरीके से काम करती है। ठीक है, तो हम लोग एक्सपेक्टेड डेट ही बता सकते हैं। फिलहाल तो भाई देखो, मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगा सबसे पहले आपको कि पिछली जो एग्ज़ाम हुई थी नवंबर में, ठीक है, वो 4 नवंबर से लेके कितने तक चली थी, 8 नवंबर तक चली थी एग्ज़ाम। ठीक है, और रिजल्ट कितने को आ गया था जब मैंने ये चीज़ चेक किया, रिजल्ट आ गया था ये आपका 26 नवंबर तक आ गया था। ठीक है, ये कितना दिन का गैप लिया भाई, आप जोड़ सकते हो, लगभग 20 दिन का मान लेते हैं हम लोग। ठीक है, लगभग 20 दिन, 20 दिन तो नहीं हुआ था, 18 दिन मान सकते हो। तो 18 से 20 दिन के बीच में आपका जो है रिजल्ट दे दिया गया, इसके बीच में आपका इसके अकॉर्डिंग रिजल्ट आ जाना चाहिए। अब बाकी कट ऑफ के बारे में तो हम लोगों ने बात कर लिया था, तो कट ऑफ के वीडियो का जो लिंक है इस वीडियो के एंड में आपको स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे मिल जाएगा, राइट साइड या लेफ्ट साइड में आपको मिल जाएगा। तो आपका रिजल्ट डेट हो सकता है ये, ठीक है, 10 से 12 अगस्त के बीच में आपका रिजल्ट आ जाए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि रिजल्ट आने के बाद कितना टाइम मिलेगा, रिजल्ट के बाद आपको कितना टाइम मिलेगा फेज 2 के लिए। ठीक है, तो फेज 2 के लिए गाइस देखो, सबको अलग अलग मिलता है रिजल्ट, तो सबका एक ही दिन आता है, लेकिन फेज 2 का डेट सबका अलग अलग होता है। तो किसी को 20 दिन भी मिल जाता है, किसी को 25 दिन भी मिल जाए, किसी को 30 दिन मिल जाए। तो ये कोई एग्जैक्टली नहीं है, ठीक है ना, हो सकता है कि अलग अलग जिसका शिफ्ट में होगा, बहुत गैप होता है ना, क्योंकि एक ही दिन सारे बच्चों को फिजिकल के लिए तो बुला नहीं सकते वो लोग। तो ये जो है अपना वैरी करता है कि किसका रोल नंबर क्या मिला, चेस्ट नंबर क्या मिला उसके ऊपर। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा हमारे लिए वो चीज़ नहीं है। तो तैयारी की जहाँ तक बात कर रहे हैं फेज़ 2 की, तो हमको अभी से लगनी चाहिए। और कट ऑफ पे हमने बात किया था, जिसका सेफेस्ट स्कोर है वो बच्चा तैयारी करना शुरू कर दे। तो भाई जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है तो कहाँ से करना है, क्या करना है, सब चीज़ हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। जस्ट कि जब भी फेज़ 2 में जाओगे तो आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट मिलता है 1 और 2। ठीक है, एडेप्टिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझ लो। एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को किसी चीज़ के अनुसार ढाल लेना। ठीक है ना, अपने आप को किसी वातावरण के चीज़ अनुसार या फिर किसी समझ रहे हैं ना, कहीं भी सिचुएशन के अनुसार अपने आप को ढाल लिए, उसी को कहते हैं हम लोग एडेप्ट। तो वही है एडेप्टिबिलिटी टेस्ट। तो आप क्या एयरफोर्स के इन्वायरमेंट को एडेप्ट करने के लायक हो कि नहीं है, वही ये लोग चेक करते हैं। ठीक है, तो मतलब फेज 2 के अंदर तो पहले आपका कराया जाएगा पीईटी, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट बोल लो, ठीक है ना, या फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट बोल लो। आपको इसमें रनिंग करा ली जाएगी। ठीक है, कभी कभार कदम ताल भी करा लेते हैं इसके अंदर। फिर यहाँ पे पुशअप स्क्वाट्स वगैरह हैं जो कराए जाएंगे। तो मोस्टली बच्चे यहाँ पे आउट हो जाते हैं रनिंग के अंदर। अगर मान लो एक साथ 100 बच्चों को उन्होंने रनिंग कराया, इसमें से 40 से 85 बच्चे होते हैं जो पास हो जाए, बाकी आउट हो जाते हैं। ठीक है, किसी किसी शिफ्ट में ये बच्चे भी मिलना मुश्किल हो जाते हैं। ठीक है, हमारे टाइम पे 100 बच्चे थे, जिसमें से अराउंड 37 के बच्चे जो है पास हुए थे। मैं बता रहा हूँ आपको, ये डेटा 2018 का है। ठीक है ना, मेरे शिफ्ट में। तो बाकी अभी भी बच्चे हैं जो तैयारी कर रहे हैं, पहले की अपेक्षा अब थोड़ा ज़्यादा जुनून आ गया है बच्चों में। तो अभी हो सकता है कि ज़्यादा बच्चे पास करें, और खास करके रनिंग और पास करता है जो एग्ज़ाम देने के बाद, मतलब अच्छा खासा एग्ज़ाम गया और रनिंग में लग गया। तो ठीक है ना, अभी तो आपको भी लग जाना चाहिए पीटी की रनिंग, मतलब फिजिकल की रनिंग में आपको लग जाना चाहिए, क्योंकि रनिंग कंप्लीट करने में, मतलब अच्छी खासी बनाने में बहुत टाइम लग जाती है। और खास करके तो एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि हमको जोश आता है, हम दौड़ जाते हैं, जोश के देख देख के बच्चों को ऐसा कुछ नहीं होता है। जिसके अंदर स्टेमिना नहीं होगी वो कहीं नहीं दौड़ पाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए अपना रनिंग पे फोकस करना है। ये पढ़ाई नहीं है कि 4 घंटा पढ़ोगे, 5 घंटा 8 घंटा पढ़ के वहाँ जाकर निकाल देंगे, ये फिजिकल एक्टिविटीज़ है। यहाँ पे आपको ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होने लगेगी अगर प्रैक्टिस नहीं रहेगा तो। ठीक है, आपको पेन होगा, आप छोड़ ही दोगे। तो इसलिए तैयारी करते रहो। अब यहाँ पे हम लोग एडेप्टिव टेस्ट के अंदर और क्या क्या होती है, तो ये एसआरटी होती है। मैं यहाँ पे अच्छे से समझा दूँ, एसआरटी होती है। एसआरटी को कहते हैं सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। ठीक है, मतलब कि सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब किस सिचुएशन में आप कैसा रिएक्ट करते हो, वो टेस्ट है।
सपोज डैट यहाँ पे देख लो, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट का मतलब कैसा सिचुएशन है आपके सामने, आप उस सिचुएशन के अनुसार क्या रिएक्ट कर दिया उसी को टेस्ट लेंगे। मतलब मतलब क्वेश्चन पेपर मिलेगा, और क्वेश्चन पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों में होगा, वो बाईलिंगुअल होता है, ठीक है ना। उसमें कुछ क्वेश्चन रीजनिंग के भी होते हैं, जैसे ब्लड रिलेशन हो गया, कुछ क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्शन के देते हैं, कुछ कोडिंग रिकॉर्डिंग के देते हैं। तो रीजनिंग भी आपको भी पढ़ते रहना है, ठीक है। 4-5 क्वेश्चन आपको रीजनिंग के देते हैं, मोस्टली ब्लड रिलेशन के देते हैं, ठीक है ना। तो और यहाँ पे फिर कुछ सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट के रहेंगे उसमें। जैसे मान लो पहला क्वेश्चन है, सडनली मान लो आप घर पे अकेले हो और घर में आग लग गया, वैसे कंडीशन में आप क्या करोगे। पहला ऑप्शन मिल जाएगा आपको, आप घर छोड़ के भाग गए, मान लो बाहर जाके चिल्लाने लगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप घर में ट्राई कर रहे हो पानी से मोटर वगैरह है आग बुझाने का। तीसरा ऑप्शन दे देगा कि आप फायर ब्रिगेड को कॉल करोगे। डी में दे दिया आप बहुत देर तक बैठे हो और इंतजार कर रहे हो किसी के आने का, ठीक है। तो इस टाइप का सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट हो गया। तो यहाँ पे सडनली क्या कर सकते हो गाइस, आप पहले देखो ये तो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है, आप क्या करते हो, अगर इसमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर लेते हो तो आपको वो लोग फेल नहीं करेंगे। ये बस आपके सिचुएशन का रिएक्शन का टेस्ट है। मतलब हो सकता है कि सारे बच्चे, देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है ना कि ए ही यहाँ पे सही हो जाए बी ही सही हो जाए, ऐसा कोई एग्जैक्टली है नहीं। बस ये छोटा बहुत टेस्ट होता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, इसमें लगभग सारे बच्चे पास हो जाते हैं, ठीक है। अब जो बच्चा ये कह दे कि मैं बैठ के इंतजार करूंगा वो तो फेल है, ठीक है। उसको कुछ ना कुछ करना होगा। तो वैसे बच्चे, और जिसका थोड़ा सटीक लगता है उन पे मतलब लोगों का नज़र बनता है कि चलो भाई कुछ अच्छा खासा कर रहा है बंदा ये, तो यहाँ पे आउट होने की चांसेस नहीं है। तो आउट होने के चांसेस कहाँ पे है, बस कोशिश ये करना सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जितनी भी क्वेश्चंस मिलेंगे सभी को बना देना, छोड़ना मत कोई भी, ठीक है ना। सबको बना देना होगा आपको। अब तो ये एसआरटी का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं, फिर आपका ग्रुप डिस्कशन होता है। अब ग्रुप डिस्कशन में सबसे पहले अपना इंट्रो दोगे आप लोग, फिर यहाँ पे जो ग्रुपिंग हुई होगी उनके साथ क्या करोगे, इंटरेक्ट करोगे, किसी एक टॉपिक पे आप लोग बात करोगे। और बात करोगे तो ये सब चीज़ें हमने पहले भी की थी कि आपको अपने मतलब सभी को अपनी ओर अट्रैक्ट करना है, लोगों को अपनी बातों से, बोलने की लहजा से, ठीक है ना, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस से। खाली जेडी में मतलब एग्रेसिव नहीं होना है, लड़ाकू जैसा नहीं शो करना है कि बहुत आप लड़ते हो, ठीक है। तो यही है एप्टीट्यूड टेस्ट 1-2 के अंदर सब चीज़ें खत्म हो जाएगी। फिर आपको जो मिलना होगा आप जाओगे, ठीक है, पास हो जाओगे। अब बात करते हैं कि तैयारी कहाँ से करें। तो भाई देखो पीईटी की तैयारी तो इसमें कोई मैं आपकी हेल्प करूंगा नहीं, ये चीज़ तो आपको खुद से करनी है, बॉडी आपकी है, फिजिकल एक्टिविटीज़ आपकी होगी। हाँ, एसआरटी की तैयारी कहाँ से करनी है, ये चीज़ मैं कह देता हूँ। एसआरटी की तैयारी कुछ नहीं करनी है, ऑनलाइन देखो बहुत सारी गूगल पे क्वेश्चन खोजोगे मिल जाएगा, आप आंसर करो, क्विजेस मिल जाएंगी। इसके लिए कोई बुक वगैरह खरीद के पैसे मत करना बर्बाद, क्योंकि रीजनिंग पढ़ते रहो और गूगल पे क्वेश्चंस करते रहो। देखो 100% आप एसआरटी के अंदर पास हो जाओगे, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं भी तैयारी का गया था और मैं पास कर लिया था। इवन एग्जाम में जाने के बाद मुझे पता चला कि एसआरटी भी होगा, क्योंकि देखो मैं उस टाइम यूट्यूब पे देखता नहीं था वीडियोस, मैंने बस एडेप्टिव टेस्ट पढ़ा था और मुझे पता था कि यहाँ पे ग्रुप डिस्कशन होगा और फिजिकल होगा। एसआरटी के बारे में मुझे पता नहीं था, फिर भी मैं पास हो गया क्योंकि रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने बना ही दिए। और एसआरटी बस मैंने बोल ही दिया, वो सब चीज़ें डिपेंड है कैसा सिचुएशन में क्या करना है, आप पास हो जाओगे, ठीक है। तो एसआरटी में सारे पास हो जाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दो, अब जो तैयारी करनी है आपको जेडी के ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो जेडी में क्या करना है, तो सबसे पहला नंबर ये कि आपके अगर कहीं आसपास में इंग्लिश स्पोकन, ठीक है, इंग्लिश स्पोकन जो क्लास है अगर, तो वो ज्वाइन करो, ये बहुत ही मस्ट है, ठीक है ना, आपको ज्वाइन कर लेनी चाहिए। और इस पर अपने 100% दो, अभी टाइम है। अगर मान लो ये मतलब हमेशा काम आएगा आपको इंग्लिश स्पोकन क्लास। इससे फ़ायदा क्या होगा आपको, 10 लोगों के बीच में कैसे बोलना है, ग्रुप डिस्कशन में डिबेट कैसे करना है, किसी की बातों को काटना कैसे, ये सभी चीज़ें सीख जाओगे, ठीक है ना। कोई आपका अपोज कर रहा है तो उसको कैसे अट्रैक्ट करना है, ये सभी चीज़ें सीख जाओगे। साथ में आपको एक माहौल मिलता है जहाँ पे आप इंग्लिश में बात करोगे, अपनी इंग्लिश का रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ फ़ायदा होगा इंग्लिश स्पोकन से। और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर ये लोग आपको पढ़ा भी देते हैं, ठीक है ना, जो कि आपको एयरफोर्स के जीडी में बहुत ज़्यादा काम आ जाता है, ठीक है। बस यही काम करो, अगर घर से कर रहे हो तो थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना, मैं ये चीज़ ज़रूर कहूँगा। घर से ग्रुप डिस्कशन की तैयारी थोड़ी सी मुश्किल होती है, बाकी बच्चे करने वाले कर ही लेते हैं, ठीक है। अब कहाँ से करोगे, घर से करना है तो बस कुछ नहीं, आपको बहुत सारे टॉपिक का नोट्स बनाना है, ठीक है। अब आपका काम ये है, देखो बच्चों का मतलब आसपास के बच्चों को इकट्ठा करो जो आपके बैचलर्स होंगे, भले उनका ग्रुप डिस्कशन नहीं है फिर भी रिक्वेस्ट करके उनसे जेडी डिबेट करो, ठीक है। उनको नहीं समझ में आ रहा है आप ट्राई करो उनसे बोलने का, ठीक है। थोड़ी सी शर्म लज्जा हटा के आप इंग्लिश में उनसे बात करने की ट्राई करो, फालतू की इंग्लिश झाड़ते रहो, क्या हो सकता है, 1 महीना करोगे यही ना, थोड़ी ज़िंदगी भर करना है,
तो इससे आपकी फ्लुएंसी जो है अच्छी हो जाएगी, ठीक है, इंग्लिश में बोलने की। और वहाँ पे आपको देखो स्पेलिंग तो चेक नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बोलते टाइम थोड़ी स्पेलिंग चेक होती है वहाँ पे कि आपने किस चीज़ का स्पेलिंग नहीं चेक करना है, बस आपको बोलते जाना है, बोलते जाना है, ठीक है ना, यही काम करना है। तो बस एक बार कॉन्फिडेंस आ जाएगा तो फ्लुएंसी आ जाती है, ठीक है ना। लोगों के बीच बोलने की आदत हो गई तो फ्लुएंसी ऑटोमेटिक आ जाती है, क्योंकि इंग्लिश बोलते टाइम बच्चे अटकते हैं। तो वही फ़ायदा होता है इंग्लिश स्पोकन क्लास में। आप कहीं से भी हो, कहीं भी लोकल एरिया में कर लोगे तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। अदरवाइज मैं कुछ टॉपिक बता रहा हूँ, उस टॉपिक पे आप लोग को फोकस कर लेना होगा, ठीक है ना। सबसे मैंने तो बताऊंगा कि जितने भी करंट इवेंट है, ठीक है ना, करंट इवेंट्स हैं उनके ऊपर आप लोग मेहनत कर लो। जैसे मैंने बताया था नेशनल इंटरनेशनल इश्यूज हैं, मतलब जितने भी जैसे ट्रेड्स हैं, ये सभी चीज़ों पे इंडिया के साथ अदर फॉरेनर के साथ, फॉरेन कंट्री के साथ, तो इन सभी टॉपिक्स के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लो, ठीक है। इंडिया चाइना रिलेशन तो अब बिल्कुल भी पढ़ना, इंडिया चाइना रिलेशन ये सभी चीज़ें पढ़ लेना, ठीक है। इंडिया वर्सेस चाइना, इनकी टेक्नोलॉजी के ऊपर पढ़ लेना, इंडिया वर्सेस चाइना इनकी आर्मीज आर्म फोर्सेस के बारे में पढ़ लेना, ठीक है। पाकिस्तान के बारे में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, क्योंकि वो हमारे तुलना लायक है नहीं, ठीक है। तो चाइना जो है जो तुलना लायक है तो उनसे पढ़ो, और हमेशा यहाँ पे कुछ ना कुछ को लेके मुद्दा चलते रहता है। इवन आप लोग अभी भी डोकलाम को जरूर पढ़ लेना, ठीक है। इंडिया में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर थोड़ी सी स्टोरी जान लेना, ठीक है ना। अरुणाचल प्रदेश के ऊपर क्या चाइना क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, ठीक है ना। मतलब सेवन सिस्टर्स के साइड में जहाँ जहाँ से जो भी सेवन सिस्टर्स में इंडिया चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है उनके ऊपर थोड़ा सा नॉलेज लेके जाना, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है सेवन सिस्टर्स कहने का मतलब, जैसे आप लोग यहाँ पे जितने भी सेवन सिस्टर्स है ना, अरुणाचल प्रदेश हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, मतलब असम तो नहीं है लेकिन उस साइड में जितनी भी स्टेट्स हैं, असम मतलब असम में कहने का मतलब इधर से देखो, ये जो मान लो मैं बता रहा हूँ ये चीज़ एक समझो यहाँ पे, इधर जितनी भी स्टेट्स हैं इनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं, और इनमें से जो भी चीज़ें जो भी स्टेट्स के बाउंड्री शेयर हो रही है चाइना के साथ, ठीक है, उनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के जाना, नॉलेज लेना कि कहाँ पे चाइना क्या कर रहा है, कहाँ पे अपना क्या बना रहा है, ठीक है, क्या प्लेटफॉर्म बना रहा है, क्या मतलब जो भी है ना काम कर रहा है, उसके ऊपर नॉलेज लेके जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये चीज़ें हैं। अब बाकी का इस बेसिक कुछ पढ़नी है तो देखो, बेसिक टॉपिक पढ़ने के लिए मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ, हर साल पूछा जाता है। मैंने पहले ही बताया था कि आपको टेलीविज़न के ऊपर पढ़ना है। टेलीविज़न के ऊपर क्या पढ़ना है, इसके प्रॉस एंड कॉन्स पढ़ लेने हैं आपको, ठीक है। मतलब इसके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, ये पढ़ना है आपको टेलीविज़न के ऊपर पे, इंटरनेट के ऊपर पे। फिर से आपको इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरनेट पढ़ लेना है, साइबर सिक्योरिटी के बारे में पढ़ लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको एजुकेशन पे पढ़ लेने हैं, एजुकेशन सिस्टम पे पढ़ लेने हैं, वीमेन एम्पावरमेंट पे पढ़ लेने हैं, ठीक है ना, महिला सशक्तिकरण जिसको हम लोग बोलते हैं, वीमेन एजुकेशन पे पढ़ लेने हैं, ठीक है ना। और देखो एजुकेशन के साथ साथ आप लोग को एजुकेशन के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है ना। ये बहुत ही एक अजीब सा टॉपिक है एजुकेशन और को एजुकेशन, जहाँ पे मैं एक बार बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था। एजुकेशन तो समझ गया ना कि साथ में पढ़ाई, मतलब एजुकेशन का मतलब पढ़ाई हो गया, ठीक है, और कि मतलब क्यों ज़रूरी है, ठीक है, किसी इंसान को क्यों किस तरीके से आगे बढ़ाता है हमारा एजुकेशन। और को एजुकेशन का मतलब हो गया कि जहाँ पे मेल एंड फीमेल दोनों एक साथ पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, वो किस तरीके से उसका क्या इंपॉर्टेंस होता है, ठीक है। ये हो गया को एजुकेशन। तो इन सभी टॉपिक्स ऐसे और भी टॉपिक्स होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ लेना। इंडियन वेदर के बारे में भी थोड़ा बहुत पढ़ लेना, और खास करके अभी कोविड के बारे में पढ़ लेना, ठीक है ना। कोविड पे किस किस कंट्रीज का क्या योगदान है, और इंडिया का पूरे वर्ल्ड में कोविड के ऊपर क्या योगदान रहा है। इंडिया ने देखो, इंडिया के बहुत सारी सबमरीन्स के द्वारा अलग अलग कंट्रीज को कोवैक्सीन को मैं मतलब कोविड से रिलेटेड मेडिसिन वगैरह पहुंचाई गई हैं, ठीक है, उनके बारे में पढ़ना है। इंडियन नेवी के थ्रू, इंडियन सबमरीन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें पहुंचाई गई हैं, तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा आपको पढ़ के नॉलेज लेके जाना होगा। और कोरोना टाइम में इंडिया ने अपना क्या पूरे वर्ल्ड में योगदान दिया, बहुत सारी मेडिसिन फ्री में बांटी है ऐसे कंट्रीज को जिनके साथ रिलेशन बहुत ख़राब था इंडिया का, फिर भी दिया है, ठीक है। तो और इंडिया यूएसए भी रिलेशन पढ़ लेना, काम आ सकता है। इंडिया यूएसए रिलेशन पहले क्या था अब क्या था, मतलब ट्रंप के टाइम पे क्या था, फिलहाल बिडेन के टाइम पे क्या है, तो ये सभी चीज़ें पढ़ना, ठीक है ना। और ये नहीं पढ़ना है कि कितने पेशेंट आ रहे हैं कोरोना के, ये सब चीज़ से कोई मतलब नहीं है। कोरोना हमारे इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे इम्पेक्ट करता है, ठीक है, हमारे देश की या फिर पूरे वर्ल्ड की जीडीपी को कैसे गिरा रहा है, या फिर हेल्थ इश्यूज क्या हो गए, मतलब सभी इसके डिसएडवांटेजेस मिलेंगे आपको, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें पढ़ के जाना है। तो कोरोना के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं, पूछोगे ये क्या होता है, तो देखो कोविड में बहुत सारी देखो इंडस्ट्रीज बहुत डाउन हो गई, तो कुछ इंडस्ट्रीज जो है बहुत ज़्यादा अप हो गई हैं। अब वो इंडस्ट्रीज कौन है, मेडिसिन, जितनी भी मेडिसिन बनाने वाली कंपनीज है बहुत तेज़ी से बूस्ट की हैं इस दौरान, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें हैं।
जितनी भी हेल्थ रिलेटेड जितनी भी कंपनीज हैं वो बहुत तेज़ी से ग्रो हो गई हैं। तो इन सभी के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सिर्फ अगर हम लोग कोरोना का शिकायत करें तो वो भी बहुत बेकार लगेगा। तो मतलब कुछ ऐसा टॉपिक भी लेके आना होगा आपको उस जीडी के दौरान कि सबको अपनी तरफ मोड़ लोगे। अगर मान लो कोविड का नाम आ गया आपका ग्रुप डिस्कशन के अंदर, तो सभी शिकायत करने बैठ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया फलाना प्रॉब्लम ढिकाना प्रॉब्लम, वहीं पे आप हीरो की तरह एंट्री करोगे और बोलोगे नहीं भाई ऐसा नहीं है। कोविड का कुछ फ़ायदे भी है। हमारे देश के अंदर बहुत सारी मेडिसिन कंपनीज हैं जो कि अचानक से बहुत कम टाइम के अंदर ग्रो हो गई हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें बोल के, और हाँ साथ में आपको ये भी बोल देना होगा कि कोरोना की कुछ नहीं बहुत निगेटिविटी फैलाई है, बट कुछ पॉजिटिव वे में भी कोरोना ने काम किया है। अपने आप को मतलब शो ऑफ कर देना है थोड़ा बहुत वहाँ पे, और कुछ नहीं। समझ गए ना। तो ये सभी चीज़ें स्किल्स आपके अंदर डेवलप करो। और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं पढ़ने को तो, लेकिन आप इतना पढ़ने लगोगे गूगल करोगे तो और भी टॉपिक्स मिलेगी। और कुछ नहीं, बाकी सब आपके कॉन्फिडेंस पे, सारी आपकी मेहनत पे, और सारी आपके फ्लुएंसी पे, और सारे आपके जो भी है जुनून पे डिपेंड करता है। तो बाकी जो भी चीज़ें हैं कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हम लोग और वीडियो में बात करेंगे, बहुत सारी चीज़ें सिखाने के लिए हैं। मैं आपको बताते रहूँगा टाइम टू टाइम। अभी जितनी भी चीज़ें मेरे दिमाग में थी और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इस वीडियो को कोशिश करना है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।